तो दोस्तों आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसकी कहानी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है। इस सीरीज में आपको हर वो चीज देखने मिलेगी जो आप एक सीरीज से देखना चाहते हैं। कहानी है शिमू नाम के एक बच्चे की जिससे बचपन में ही उसका सब कुछ छिन जाता है। उसके पेरेंट्स नहीं थे, उनको मार दिया गया था और अकेला बच जाता है शिमू। मारा तो उसे भी गया था लेकिन किस्मत ने उसको वहाँ पर बचा लिया था। और अब जब शिमू यहाँ पर बच चुका है तो वो बचपन में ही कसम खा लेता है कि जिसने भी उसके परिवार के साथ ऐसा किया है वो उसका खात्मा करके रख देगा। लेकिन जितना आसान शिमू ने सोच कर रखा था इतना आसान ये करना था नहीं, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि किसने उसके पेरेंट्स के साथ ये किया। शिमू का ये सफर इतने ज्यादा ट्विस्ट और टर्न से भरा होता है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। उसको ये तक के पता चलता है कि जिस फैमिली को अब तक कि वो अपना मानता हुआ आ रहा था वो तो उसकी असल फैमिली थी ही नहीं। उसकी असल फैमिली का राज तो कुछ और ही है। वो क्या है यही जानने के लिए शिमू सफर पर निकल पड़ता है। उसके इस सफर में उसको कुछ ऐसी यूनिक और मिस्टीरियस पावर मिलती है जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। शिमू की बॉडी ही इस तरह से बनी हुई थी कि वो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर वो थोड़ी भी कल्टीवेशन करे तो उसकी बॉडी जो होगी वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन यही खासियत उसके लिए एक खामी का भी काम करती है कि जितना वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाएगा उतना वो अपनी मौत के करीब होता जाएगा। लेकिन शिमू का सपना था कि अपने सारे दुश्मनों से बदला लेना और हेवन तक के रीच करना। तो क्या शिमू अपने इस सफर में कामयाब हो पाएगा? इसी के ऊपर ये सीरीज होने वाली है जो कि बहुत ज्यादा कमाल की होगी। तो चलिए बिना ज्यादा इंट्रो दिए हुए सीरीज को शुरू करते हैं। तो सीरीज की शुरुआत में हमें फेंगशान कंट्री के बारे में बताया जाता है कि कुछ साल पहले की बात है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आई थी। सुनामी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यहाँ के कितने सारे घर वगैरह सब टूट कर खत्म हो गए। बहुत बुरा हाल हुआ था। काफी साल लगे लोगों को इस मुसीबत से बाहर निकलने में, लेकिन धीरे धीरे करते हुए लोगों की जिंदगी नॉर्मल होने लग गई। ये जो सुनामी आई थी वो आई थी आसमान से एक बहुत ही अजीब सा मीटरॉइड जमीन पे गिरा था और उसके ही गिरने की वजह से ऐसा भयंकर धमाका हुआ कि उसने एक सुनामी को क्रिएट किया और जिसने पूरे की पूरे फेंगशान सिटी को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। लेकिन अब लोग वापस से अपनी नॉर्मल जिंदगी में आ चुके हैं। इसके बाद हम देख पाते हैं कि एक डॉक्टर के पास एक घोड़ा गाड़ी आती है जिसके अंदर एक बंदे को रखा गया था। उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी तो उसको जल्दी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया जा रहा होता है ताकि वो डॉक्टर उसका इलाज कर सके। ये बंदा होता है शीटियान और ये है जिन फैमिली का 7th सन इन लॉ। उसके गर्दन पे एक अजीब सा निशान बना हुआ था जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। शीटियान की वाइफ और उसकी बेटी होती है वो बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब डॉक्टर आकर उनको अच्छी खबर देंगे कि शीटियान ठीक होने वाला है। लेकिन तब डॉक्टर आकर कहने लग जाता है कि माफ करना, हम शीटियान को नहीं बचा पाए, वो मर गया। ये सुनकर बेचारी उसकी पत्नी के ऊपर तो सदमा ही गिर चुका था। उसको समझ ही नहीं आता कि ये क्या हुआ। इसके बाद हम जिन फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन फैमिली का एक हेड मौजूद होता है। वो कुछ सिपाहियों से कहने लग गया था कि बताओ मुझे कि क्या सच में शीटियान जो है वो बिना परमिशन के हमारी सिटी के बॉर्डर को क्रॉस किया था क्या? तो बाकी लोग कहने जाते कि बिल्कुल हेड, ऐसा तो उन्होंने किया था। लेकिन जब वो वहां से रिटर्न आया ना तो उनकी गर्दन पे एक अजीब सा निशान बना हुआ था। हमें नहीं पता कि वो क्या जिसका निशान था और लगता है कि उसी निशान ने उनकी जान ली है। उसी के साथ साथ जब वो वहां से रिटर्न आए थे तो वो बहुत ज्यादा इंजर्ड थे, मानो कि किसी ने उनको बहुत बुरी तरीके से मारा था। इससे ज्यादा हम कुछ भी नहीं जानते। ये सुनकर वो हेड जो था वो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो उन लोगों को जाने तो कहता है लेकिन जैसे वो लोग जा रहे थे वहां पर एक दूसरा बंदा आता है जो उन सभी की जान ले चुका था। उसने इन सभी को मार दिया जबकि सही जानकारी इन लोगों ने दी थी। जिसके बाद वहां पर आती है शीटियान की जो वाइफ थी वो और उस हेड से कहने लग जाती कि मुझे ना वो स्पिरिट पिल चाहिए जो कि मैं शीटियान के बेटे के लिए लेना चाहती हूँ। तो ये सुनकर वो हेड जो कि उसका ही भाई है वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम एक आउटसाइडर के लिए कैसे वो स्पिरिट पिल मांग सकती हो? मैं स्पिरिट पिल उसको नहीं दूंगा क्योंकि उसका सरनेम भी हमारी जिन फैमिली से मिलता नहीं है। उसका सरनेम शी है जबकि हमारा सरनेम जिन फैमिली है तो जिन है हमारा सरनेम। लेकिन शीटियान की वाइफ कहने लग जाती है कि वो भी मेरे बेटे की ही तरह है, इसलिए मैं उसके लिए ये स्पिरिट पिल लेकर आऊंगी। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि शीटियान जो है उसकी 2 पत्नी थी। एक पत्नी गांव में रहती है और दूसरी वाली ये है। और जो पहली वाली पत्नी से उसका बेटा है उसके लिए ये वाली पत्नी हेड से वो स्पिरिट पिल मांग रही थी। स्पिरिट पिल की क्यों जरूरत पड़ती है ये हमें थोड़ी देर बाद पता चलेगा। लेकिन वो हेड देने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि दूसरी वाली पत्नी के बेटे से उसको क्या ही मतलब है। तो हेड की बहन उससे कहने लग जाती है कि देखो शीटियान ने बहुत कुछ हमारे लिए किया, अगर वो हमारी हेल्प नहीं करता ना तो हमारी जिन फैमिली आज तक के यहाँ पर
पहुंचती नहीं। तो अब अगर उसके बेटे को उस पिल की जरूरत है तो मुझे वो पिल किसी भी हालत में चाहिए। और साथ ही साथ मैं शीटियान की दूसरी पत्नी का जो बेटा है शीमू, उसको पालना चाहती हूँ। मैं उसकी सौतेली माँ बनना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो अब अकेला हो चुका है, इसलिए मैं उसको अपने बेटे की तरह पालूंगी। लेकिन हेड बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया, दूसरे के बेटे को पालोगी? पालना है तो पालो जाके उसको, शीमू को, लेकिन मैं तुम्हें वो स्प्रेड पिल नहीं दूंगा। स्प्रेड पिल सिर्फ हमारे जिन फैमिली के लोगों के लिए है। तुम हमारी जिन फैमिली की इज्जत दांव पे लगा रही हो दूसरे के बेटे को पालने के लिए। पर तब वहां पर हेड का छोटा भाई आ जाता है। वो यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि हमारी फैमिली का जो एंसेस्टर है ना, उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि अगर वो शीमू एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनता है फ्यूचर में ना, तभी जाकर उसको ये स्पिरिट पिल दी जाएगी, वरना उसको ये स्पिरिट पिल कभी नहीं मिलेगी। और जब एंसेस्टर ने ऑर्डर दे दिया तो हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये सुनकर शीटिंग की जो वाइफ थी वो खुश हो जाती है और अपने एक साथी से कहने लग जाती है कि जाओ और शीमू को जल्द से जल्द यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसको अब और अपने से ज्यादा दूर नहीं देखना चाहती। दूसरी तरफ हम शीमू को देखते हैं जो अपने गांव में रहता है। उसको नहीं पता कि उसकी सौतेली माँ यहाँ बंदों को भेज रही है उसको लेने के लिए, और अब उसको ये गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। इस गांव के अंदर वो अपने एक दोस्त के परिवार के साथ रहता है। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा नफरत करता है क्योंकि उसके फादर ने उसको छोड़ दिया था, उसको और उसकी माँ को छोड़ दिया, और वो अपनी जिन फैमिली की जो हेड की बहन है उसके साथ शादी करने के लिए चले गए थे। और इस गाँव में शीमू और उसकी माँ अकेले रह गए। उसकी माँ शायद अब मर चुकी है, तो उसके बाद शीमू बिल्कुल अकेला हो गया। कोई नहीं है उसका इस गांव में सिवाय उसके दोस्त और उसके परिवार के, इसलिए वो अपने दोस्त के साथ बिल्कुल फैमिली की तरह रहता है। वो लोग भी उसको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो ऐसे ही एक दिन शीमू अपने दोस्त और उसकी छोटी बहन के साथ मछलियां पकड़ने के लिए चला जाता है, जब तक कि बाकी लोग घर पे मौजूद होंगे। तो शीमू और उसका दोस्त मस्त आराम से समुद्र के अंदर आकर मछलियां पकड़ने लग गए थे। दोनों का चैलेंज लगा था कि कौन यहाँ पर ज्यादा मछलियां पकड़ता है। तो जिसमें से शीमू जो होता है वो ज्यादा मछलियां पकड़ने लग गया था। जाहिर सी बात थी, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा फुर्तीला था, तो उसको मछलियां पकड़ना ही था। ऐसे जब शीमू यहाँ पर आगे बढ़ा था तो उसको आवाज आती है, कोई उसको समुद्र के नीचे से ही बुला रहा था कि आओ और मेरी हेल्प करो। शीमू ये सुनकर हैरान रह जाता है कि समुद्र के अंदर से कौन उसको आवाज लगा सकता है जिसको मदद चाहिए। वो ये देखकर थोड़ा सा हैरान रह जाता है कि एक तरह से अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा था। शीमू थोड़ा सा डर चुका था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर हो जो उसको बहला फुसलाकर अपने पास बुला रहा है और उसके बाद वो उसकी जान ले लेगा। इसलिए शीमू वहां पर ना जाने का फैसला करता है कि मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जैसे वो वहां से जा रहा था कि वहां पर वो जो आवाज आ रही थी, वहां पर से अजीब सा ऑरा बाहर निकलता है और उसने शीमू को पूरी तरह से घेर लिया था। वो एक सीप होता है जिसके अंदर से ये ऑरा बाहर निकल रहा था, वैसा ही सीप जिसके अंदर मोती होती है। शीमू अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक कि वो बहुत ज्यादा ऑरा उसके अंदर जा चुका था और उस सीप के अंदर से कोई छोटा सा क्रिएचर होता है वो आवाज लगा रहा था कि आओ और मुझे बचाओ। तो यहाँ पर उस ऑरा के कंट्रोल में जाते हुए शीमू उस सीप के पास पहुंच जाता है और उसको तोड़ने लग गया था ताकि अंदर जो मौजूद है वो उसको बाहर निकाल सके। शीमू पूरी कोशिश करता है, वो अभी तक अपने होश में लग ही नहीं रहा था, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करके फाइनली उसको बाहर निकाल लिया था जो सीप के अंदर मौजूद था। जिस वजह से तो एकदम ऑरा का ब्लास्ट होता है वहां पर। वो ब्लास्ट बहुत ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से शीमू दूर जाकर फेंका जाता है। लेकिन तब जैसे वो डूब रहा था वहां पर वो ही छोटा सा क्रिएचर आ जाता है जो कि उस सीप के अंदर रहता था और उसने यहाँ पर आकर शीमू को बचा लिया, वरना तो डूब कर शीमू मर जाता। तो जैसे यहाँ पर शीमू डूब रहा था उस टाइम उसको एक अजीब सा ख्याल आता है। वो अपने पेरेंट्स को देख पाता है जब उसके फादर उसको छोड़कर जा रहे थे जिन फैमिली के पास, और उसकी माँ यहाँ पर रोते हुए अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो लौट कर नहीं आए। तभी से शीमू ने नफरत करना शुरू कर दिया अपने फादर से कि उसके फादर ने उसको छोड़ दिया अपनी दूसरी पत्नी के लिए। यही ख्याल वो याद करके बिल्कुल इमोशनल हो चुका था, वो बिल्कुल टूट सा जाता है। जिसके बाद शीमू का जो दोस्त था वो उसको पानी से बाहर निकालता है, उससे कहने लग गया था कि शीमू होश में तो है, तुझे पता है तू आधे घंटे से समुद्र के अंदर बैठा हुआ था, मर जाता तू। तो शीमू कहना चाहता कि वो क्रिएचर कहाँ गया जिसने मुझे बचाया था? वो कोई लड़की जैसा क्रिएचर था, मुझे उसको देखना है, उसने मुझे बचाया वरना मैं मर गया होता समुद्र के अंदर डूबकर। तो उसका दोस्त कहने लग जाता है कि पागल है क्या, यहाँ पर कोई लड़की कोई क्रिएचर नहीं है, बचा तो मैंने तुझे है अंदर जाने के बाद। लगता है कि ज्यादा टाइम तक समुद्र बहने से तेरा दिमाग सठिया गया, चल घर पे चलते हैं। लेकिन शीमू के हाथ में एक पर्ल था, ठीक वैसा ही जैसा कि सीप के अंदर से मोती निकलती है ना, वैसा ही उसके पास एक पर्ल होता है। शीमू समझ चुका था कि ये उसी क्रिएचर ने दिया है, उसका गिफ्ट होगा जो उसने उस क्रिएचर को बचाया। लेकिन शीमू अभी नहीं जानता था कि ये पर्ल है क्या चीज, उसके किस तरह से ये काम आएगा। तो वो उसको ऐसे ही अपने पास रख लेता है। लेकिन जब ये सारे के सारे लोग वापस अपने घर पर आते हैं, घर पूरा टूटा फूटा नजर आ रहा था, वहाँ का हाल बिल्कुल बेहाल होता है। शीमू समझ चुका था कि नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। वहाँ पर उसके दोस्त को उसके फादर नजर आते हैं। जैसे वो अपने फादर के पास जाता है, पता चलता है कि उसके फादर मर चुके हैं, किसी ने उसके फादर को बेरहमी से मार दिया। ये देखकर शीमू का दोस्त और उसकी छोटी बहन बिल्कुल घबरा से जाते हैं।
कि नहीं ये नहीं हो सकता, फादर आप ठीक तो है ना। वो लोग जैसे ही कमरे के अंदर जाकर देखते हैं कि उनकी माँ का क्या हाल है तो उनको दिखा देता है कि अंदर कोई तो है मास्क लगाया हुआ जो बाहर देख रहा है। वो मास्क लगाया हुआ बंदा तुरंत अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए तीनों के तीनों को अंदर घसीट लेता है और जब ये लोग अंदर जाते तो उनको दिखाई देता है कि वो मास्क वाले बंदे के सामने ही शिमू के दोस्त की माँ बैठी हुई है और उस बंदे ने उनके ऊपर गर्दन पे वो अपनी तलवार रखा हुआ है। मास्क वाला इंसान सिर्फ इतना कहता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम लोगों में से वो शिमू है कौन। नहीं बताओगे मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुमने इसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन शिमू के दोस्त की जो माँ थी वो समझ चुकी थी कि ये लोग शिमू को नुकसान पहुंचाने के लिए हैं, इसलिए वो कहती कि तुम लोग भागो यहाँ से, मुझे कुछ होगा मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये सुनकर वो मास्क वाला बंदा गुस्सा हो चुका था और सामने ही वो यहाँ पर शिमू की दोस्त की माँ को मार देता है। उसने उसका गला काट कर रख दिया। बेचारे दोस्त के माता पिता दोनों मारे जा चुके थे। ये चीज यहाँ पर वो दोस्त बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। वो था तो 4-5 साल का बच्चा ही। वो भाला उठाता है और भाला लेकर जाने लग गया था मारने के लिए उस मास्क वाले इंसान को ताकि वो उसको मार सके। लेकिन वो मास्क वाला इंसान तुरंत अपनी स्वॉर्ड की मदद से अपनी स्वॉर्ड को उस दोस्त के आर पार कर देता है, जिस वजह से उस दोस्त की भी हालत खराब हो चुकी थी। वो भी मरने वाला था। मास्क वाला इंसान कहने लग जाता है कि बताओ मुझे कि आखिर शिमू है कौन, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद तो उसने उस दोस्त की छोटी बहन को भी पकड़ लिया था। शिमू उसको बचाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। तब यहाँ पर शिमू कहने लग जाता है कि देखो मैं ही शिमू हूँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अगर तुम्हें मुझे ले जाना है ना तो मुझे ले जाओ, लेकिन कम से कम इस बच्ची को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया तुम्हारा, तुम्हें जो करना है मेरे साथ तुम वो कर सकते हो। तो ये सुनकर वो मास्क वाला बंदा कहता है कि अच्छी बात है, अगर तू मुझे अगर अपने आप को पहले सरेंडर कर दिया होता ना तभी मैं इन लोगों को मार देता। वो तुरंत यहाँ पर उसकी दोस्त की छोटी बहन को भी जान से मार देता है। पूरा का पूरा परिवार वहाँ पर खत्म हो चुका था। जो सदमा शिमू बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। एक तो उसके फादर चले गए थे, उसको पता नहीं कि उसके फादर के साथ क्या हुआ, उसकी माँ मर चुकी है, लेकिन अब जिस परिवार ने उसको संभाला था वो भी उसके सामने मर गए। जिसके भी साथ वो रहा वो अब तक के सिर्फ मरता ही जा रहा है। ये सदमा शिमू के ऊपर हावी होने लग गया था कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम जो भी हो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो तुरंत उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उस मास्क वाले बंदे ने उसके ऊपर भी अटैक कर दिया था क्योंकि वो यहाँ पर शिमू को भी मारने के लिए आया हुआ था। वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये था कौन अभी तो हमें नहीं पता चलता। यहाँ तक कि वो घर में आग लगाकर भी चला जाता था कि किसी को लगे कि यहाँ पर आग लगने से ही सारे के सारे लोग मारे गए। इस घर के अंदर अभी भी शिमू जो था वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, लेकिन तभी कुछ कमाल होता है। वो जो पर्ल उसको मिला था ना उसके अंदर से पावर बाहर निकल कर आती है और उस पर्ल की पावर ने शिमू के ऊपर जितनी भी चोटें वगैरह लगी थी उसको ठीक करना शुरू कर दिया था। शिमू की जितनी भी तकलीफ होती है वो सब गायब होने लग गई थी और उसकी सारी चोटें खत्म हो जाती है। हम देख पाते हैं कि शिमू के अंदर से एक अजीब सी छोटी सी स्पिरिट जो है वो अवेक हुई है। वो स्पिरिट बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही थी। क्या जिसकी स्पिरिट थी वो तो नहीं पता चला, लेकिन जो भी था वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। और यहाँ पर शिमू पहली बार किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर पाया था, जैसा कि इससे पहले उसने कभी नहीं किया। कुछ घंटों के बाद वहाँ पर वो जो शिटियान की दूसरी पत्नी यानी कि शिमू की सौतेली माँ जो होती है उसके भेजे हुए बंदे आ जाते हैं। वो शिमू को लेने के लिए आए हुए थे। घर का नजारा देखकर वो घबरा जाते कि यहाँ पर सब लोग मर तो नहीं गए, लेकिन उनको नजर आता है कि यहाँ पर शिमू अभी तक के जिंदा है। वो जल्दी जल्दी शिमू के पास आते हैं और उसको होश में लाने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से शिमू जो था वो होश में आ चुका था। उसका ख्याल रखा जाता है, उसको जल्दी जल्दी उठाकर घोड़ा गाड़ी में डालते हुए महल ले आया जाता है ताकि उसको ठीक किया जा सके। लेकिन शिमू को अभी भी वही सपना आ रहा था जहाँ पर उसके दोस्त उसके परिवार वाले उससे कह रहे होते कि तुम्हारी वजह से हमारी जान गई है। वो लोग तुम्हें मारने के लिए आए थे लेकिन तुम्हारी वजह से हम लोगों को मरना पड़ा। अच्छा होता कि हम लोग कभी भी तुम्हें पनाह यहाँ पर देते ही नहीं। तो यही सपना देखकर छोटा शिमू जो था वो डर के मारे उठ चुका था कि नहीं मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से आप लोग नहीं मरे। तब वो देख पाता है कि वो तो किसी और के ही घर में मौजूद है क्योंकि वो अभी था जिन फैमिली के अंदर। उसको कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं कहाँ पर आ गया हूँ। तब वहाँ पर उसकी सौतेली माँ आती है। वो उससे कहने लग जाती कि ये वही कमरा है जहाँ पर तुम्हारे फादर रहा करते थे और मैं हूँ तुम्हारे फादर की दूसरी पत्नी। तुम मुझे सौतेली माँ कहकर बुला सकते हो। ये मेरी बेटी है, इसका नाम यू हुआन है, ये तुम्हारी बहन लगेगी, तुम्हारी छोटी बहन। जब तुम्हारे फादर मर रहे थे ना तो उन्होंने मरने से पहले मुझे जिम्मेदारी दी थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, क्योंकि अगर तुम्हें ऐसा ही छोड़ दिया गया तो तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल नर्क बन जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो शिमू कहने लग जाता है कि उनको मेरा फादर मत कहिए, वो मेरे फादर नहीं है, उन्होंने मेरी माँ को छोड़ दिया था, तभी से मैंने उनसे अपना रिश्ता खत्म कर लिया। पर तभी शिमू जो होता है उसको अजीब सा महसूस होने लग गया था, मानो कि उसके अंदर से कुछ तो ऐसा है जो ट्रिगर हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
वो जो सौतेली माँ थी वो यहाँ पर शिमू से कहने लग जाती कि देखो अभी तुम्हारे पास ना सिर्फ दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि तुम्हारा जो भी पास्ट था अब तक के उसको तुम भुला दो, सब कुछ को भुला कर बिल्कुल एक जैसे राजा लोग रहते हैं ना वैसे तुम यहाँ पर हमारी जिन फैमिली के अंदर रह सकते हो। और दूसरा रास्ता ये है कि जो रास्ता तुम्हारे फादर ने चुना था वो करो, एक कल्टीवेटर बनने का, क्योंकि तुम्हारे फादर भी एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर थे। शिमू को पता ही नहीं था कि असल में कल्टीवेशन होता क्या है, कल्टीवेटर किसको कहते हैं। तो उसकी सौतेली माँ उसको बताने लग जाती है कि देखो कल्टीवेटर वो होता है जो कि स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करता है। इसमें अलग अलग तरह के लेवल आते हैं। पहला बॉडी टेम्परिंग आता है, उसके बाद मार्शल रैम आता है, उसके बाद डिवाइन रैम आता है, फिर सुप्रीम रैम आता है और इस तरह से अलग अलग लेवल बनते जाते हैं। और आगे के जितने भी लेवल होते हैं वो सारे हेवन से कनेक्टेड होते हैं। जब वो कोई हेवन तक के पहुंच जाता है ना तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होता है। तो अगर जिन लोगों ने भी तुम्हारे दोस्त की फैमिली के साथ ऐसा किया है या तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है, उन लोगों से अगर तुम्हें बदला लेना है ना तो तुम्हें वो कल्टीवेटर बनने का रास्ता चुनना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे फादर के अंदर ना एक खास बात थी कि वो नॉर्मल इंसान से ना 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। उनका शरीर ऐसा था कि कोई स्वॉर्ड तक के उनके ऊपर जल्दी असर ना करे। ये खासियत थी उनकी ब्लड लाइन के अंदर। और अब यहाँ पर तुम उनके ही बेटे हो तो वही खासियत तुम्हारे अंदर भी गई है। और देखो हर चीज की एक कीमत होती है। जो खासियत तुम्हें मिली है ना यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम की भी वजह है। तुम्हारे फादर ऐसे नहीं मरे थे, उनके अंदर एक पॉइजन था। ये पॉइजन उनकी ब्लड लाइन ही क्रिएट करती है जब जबरदस्ती उसके ऊपर ज्यादा प्रेशर डाला जाए। मतलब कि कोई कल्टीवेटर अपने आप को ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करे तब। तो अगर तुमने खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की तो तुम्हारी ब्लड लाइन तुझ पर बैकफायर करेगी और तुम उसके बाद एक ऐसे पॉइजन का शिकार हो जाओगे जो तुम्हारी जान लेगा। यही वो पॉइजन था जिसने तुम्हारे फादर की भी जान ली है। लेकिन हाँ, अगर इस पॉइजन का असर कम करना है, इसको ठीक करना है, तो एक स्पिरिट पिल आती है जो कि लगती है। तुम्हारे फादर को वो स्पिरिट पिल मिलने वाली थी लेकिन इससे पहले ही उनकी जान चली गई। लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है। अगर तुम्हें खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है और पॉइजन का असर जो तुम्हारे अंदर है उसको खत्म करना है तो तुम्हें स्पिरिट पिल हासिल करनी होगी। लेकिन ये करने के लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हो। तो बताओ क्या कल्टीवेशन का रास्ता चुनना चाहते हो? ये सुनकर शिमू कहने लग जाता है कि बिल्कुल, मैं हर उस इंसान को मार डालूंगा जिसने मेरी जिंदगी का ये हाल करके रखा हुआ है। मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। शिमू को ये भी समझ आ चुका था कि उसके फादर ने उसको क्यों छोड़ा। उसकी माँ को छोड़ने का उसके फादर का यही मतलब था कि वो जिन फैमिली के अंदर आना चाहते थे ताकि यहाँ पर शादी करने के बाद वो उस स्पिरिट पिल को हासिल कर सके जिसकी मदद से उनकी वो जो पॉइजन का असर है वो खत्म हो जाए। लेकिन इस चीज में वो कामयाब नहीं रहे और उनकी जान चली गई। शिमू अपने दोस्त के पूरे परिवार की कब्र के पास आता है और उनसे कहने लग जाता है कि देख लेना, एक ना एक दिन जब आएगा मैं तुम सबका बदला लूंगा। वो जो मास्क इंसान जिसने तुम सभी को मारा है ना उसको, उसके पूरे खानदान को दुनिया से मिटा कर रख दूंगा। वो नहीं बचने वाला। ये शिमू का वादा है और शिमू अपना वादा कभी नहीं तोड़ता। तो अभी यहाँ से शुरू हो जाता है शिमू का कल्टीवेशन का सफर। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और मेहनत करते करते कुछ साल गुजर जाते हैं और अब यहाँ पर हम देख पाते हैं बड़े शिमू को जो जंगल के अंदर शिकार करने के लिए आया हुआ था। उसका अभी करंट कल्टीवेशन रैल्म है बॉडी टेम्परिंग का 11th लेवल। इसके कुछ टाइम बाद ही वो अपना बॉडी टेम्परिंग रैल्म जो है उसको ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और जैसा कि उसकी सौतेली माँ ने उसको बताया था कि उसका जो शेर है ना वो नॉर्मल से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी भी वो यहाँ पर बॉडी टेम्परिंग के बंदे को आसानी के साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाले को भी वो मार सकता है इसी लेवल पे होने के बाद भी। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जितना वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाता है उसका जो पॉइजन है वो उसके ऊपर असर करता जाता है। आज के दिन शिमू जंगल में शिकार करने के लिए आया हुआ था तो वो यहाँ पर एक जंगली सुअर का शिकार कर लेता है जिसे वो मारकर बहुत ज्यादा खुश था कि चलो आज के तो खाने का बंदोबस्त हो गया। इसके बाद वो जैसे ही उस जंगली सुअर को लेकर जा रहा था वो जो उसके पास पल होता है बचपन में उसको मिला था वो ग्लो करने लग गया था। शिमू कहने लग जाता है कि ये तभी ग्लो करता है जब आसपास कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो, मतलब आसपास कुछ ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो शिमू तुरंत एकदम सावधान हो चुका था ताकि वो अपने आप को बचा सके। उसको नजर आता है कि सामने एक टेंपल है जिसका गेट खुला हुआ है। तो शिमू तुरंत ही टेंपल के अंदर चला जाता है। उसको वहां पर कुछ लोग नजर आते हैं। तो जैसे ही शिमू अंदर गया था वहां पर कुछ बहुत सारे ट्रैप्स लगे हुए थे। तो अनजाने में ही शिमू उन ट्रैप्स को एक्टिवेट कर चुका था जिस वजह से बहुत सारे अटैक एक के बाद एक करते हुए उसके ऊपर आकर लगने लग जाते हैं। शिमू हैरान रह चुका था कि ये क्या हुआ। वो तुरंत उन ट्रैप से बचने की कोशिश करता है और जैसे जैसे उसने अपने आप को बचा भी लिया था वहां पर एक आदमी होता है और उसकी बेटी होती है। शिमू तुरंत के बस वार्ड रखते हुए कहता है कि तुम लोग हो कौन और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर ट्रैप लगाने की। तो वो आदमी कहना चाहते हैं कि देखो यंगमैन, हमारा कोई इरादा नहीं था कि हम तुम्हारे ऊपर अटैक करें। ये जो ट्रैप लगे ना ये तुम्हारे लिए नहीं लगाए थे, ये हमने लगाया था जानवरों के लिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे जानवर घूम रहे और कोई गलती से यहाँ पर अंदर ना घुसा है हमारी जान लेने के लिए। तो हमने यहाँ पर
ये ट्रैप लगा दिया। ये सिर्फ एक गलत फहमी थी, हमें तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। तो ये सुनकर शिमू भी हैरान रह जाता है कि बात तो इन लोगों की सही है। हो सकता है कि इन लोगों ने जानवर के लिए ही ये ट्रैप लगाया हो, क्योंकि वैसे भी ये लोग कल्टीवेटर तो नहीं लग रहे, ये लोग बिल्कुल नॉर्मल लोग हैं। तो इनको पता है कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ, तो ये मुझसे पंगा लेने के बारे में गलती से भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि इनका कुछ टाइम के अंदर ही मर जाना फिर लिखा हुआ था। अगर मुझे उंगली करते तो यहाँ पर वो आदमी कहने लग जाता कि ये मेरी बेटी है जूनर, और हम लोग जा रहे थे फेंगशियान सिटी के अंदर, वहां जाकर हमें वो फैमिली से मिलना है। तो रात गुजारने के लिए हमने यहाँ पर टेम्पल के अंदर ही पनाह लेने का सोचा। तो इसलिए शिमू उनको वहां पर छोड़ देता है और अपना यहाँ पर टेम्पल के अंदर ही बैठकर खाना वगैरह पकाने लग गया था। वो आदमी जो था शिमू से कहने लग जाता कि तुम मुझे बहुत ही अलग लगते हो, मतलब तुम्हारा कपड़ा भी बिल्कुल शाही खानदान जैसा है और तुम स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा हो। तो तुम नॉर्मल इंसान नहीं हो, क्या तुम किसी रॉयल फैमिली से आते हो? तुम कल्टीवेटर भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हो। तो स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर होने के बावजूद तुम यहाँ पर क्या भटक रहे थे? ये तो बिल्कुल बंजर जगह है। तो शिमू कहने लग जाता है कि मैं अक्सर यहाँ पर आया करता हूँ शिकार वगैरह करने के लिए, और आज भी शिकार के लिए ही यहाँ पर आया था। वो आदमी और जूनर जो थे उनको बहुत ज्यादा भूख लगी थी और शिमू तो अपना मस्त वहाँ पर खाना पकाकर खा रहा था। जब वो देखते हैं कि इन दोनों को ज्यादा भूख लगी हुई है तो वो उनको अपने पास बुलाता है और उनको भी वो खाना दे देता है कि आओ और साथ में बैठ कर खाते हैं। वो आदमी यहाँ पर अच्छे से बताने लग जाता है कि मेरा नाम जेंग है, ये मेरी बेटी जूनर है और हम लोग पास के ही गाँव से आते हैं जो निकले थे सफर पर उसी फेंगशियान सिटी के लिए। वैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आते हो? तो शिमू भी उनको अपने बारे में सब कुछ बताने लग गया था, लेकिन वो एकदम ज्यादा डिटेल नहीं बताता, वही बस कहता है कि मैं फेंगशियान सिटी में ही रहता हूँ। लेकिन वो जिन फैमिली से आता है वहां पर का वो एक हिसाब से यंग मास्टर है, ये सारी चीजें वो नहीं बताता। तो जेंग जो था वो यहाँ पर शिमू से कहना चाहता है कि तुम्हें पता है उस फेंगशियान सिटी के अंदर ना वो फैमिली रहती है, उनके एक यंग मास्टर के साथ मेरी बेटी जूनर का है ना उसका एंगेजमेंट लग चुका है। तो इसी चीज की तैयारी के लिए और बात को थोड़ा और आगे पक्का करने के लिए हम लोग वो फैमिली से ही मिलने जा रहे थे। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे हम देख पाते हैं कि बाहर से कोई तो अजीब सा बीस्ट है जो उनकी तरफ ही बढ़ रहा है। वो बीस्ट भी था या इंसान कह सकते हैं, उसको कोई डीमन लग रहा था वो, और पूरे गुस्से के साथ वो यही टेम्पल की तरफ बढ़ रहा होता है क्योंकि उसने स्मेल कर लिया था कि यहाँ पर कुछ इंसान मौजूद है और वो बीस्ट इंसानों को ही खाता है। उसकी आवाज सुनकर सारे के सारे लोग घबरा चुके थे, लेकिन वो कुछ तो समझ पाते कि इससे पहले ही वो बीस्ट जो था वो अंदर आकर पहुंच चुका था, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा और काफी भयंकर नजर आ रहा था। वो आते साथ ही सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये देखकर शिमू जो था वो अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और उस बीस्ट के साथ फाइट करने लग गया था। वो बाकियों से कहता है कि आप लोग उधर जाकर छुप जाओ जब तक कि मैं इसको हैंडल करता हूँ। लेकिन शिमू के अटैक करने के बावजूद भी उसके अटैक का कुछ खास असर होता नहीं उस बीस्ट के ऊपर। तो शिमू हैरान रह चुका था कि आखिर इसके ऊपर मेरे अटैक का असर क्यों नहीं हो रहा है। वो एक के बाद एक करते हुए कई सारे अटैक करता है शिमू के ऊपर, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि अगर इस बीस्ट को मारना है तो इसकी कमजोरी थी इसका गर्दन वाला हिस्सा, वहां पर अटैक करेंगे तभी ये मरेगा, उसके बाद उसके शरीर पे कहीं पर भी अटैक क्यों ना कर लिया जाए इसको एक असर नहीं होगा। वो यहाँ पर शिमू को स्ट्रॉन्ग देखकर तो शिमू के ऊपर पहले अटैक नहीं करता, वो पहले चला जाता है जेंग और जूनर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तब बीच में शिमू आने के बाद अपनी पावर का यूज करते हुए अपने और भी कई सारे स्ट्रॉन्ग अटैक रेडी करता है, मल्टीपल स्लैश अटैक देकर मार देता है उसी बीस्ट के ऊपर, जिस वजह से बीस्ट की हालत खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर भी बीस्ट यहाँ पर शांत होने वाले नहीं, वो शिमू को मारने के लिए पीछे पड़ जाता है। पर जैसे वो शिमू को मारने वाला था इससे पीछे जेंग आकर पहुंच जाता है और उसने तुरंत ही बीस्ट के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था ताकि उसका ध्यान वो अपनी तरफ कर सके, तब तक कि वो बीस्ट शिमू को छोड़ देगा। तो ये देखकर वो जो बीस्ट होता है वो भड़क चुका था और वो सीधा चला जाता है उसे जेंग को मारने के लिए। जेंग कई सारे अटैक करता है लेकिन फिर भी वो बीस्ट को रोक नहीं पाता। तो यही मौका देखकर बीच में शिमू आता है और वो अपने 13 स्लैश अटैक का यूज करते हुए उस बीस्ट की धज्जियां उड़ा चुका था, जिस वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि बीस्ट वो यहाँ पर मर चुका है। इस वजह से सभी की जान में जान आती है कि चलो आखिरकार हमने ये काम कर दिया। वो लोग कहते हैं कि यहाँ पर अब और ज्यादा रुकना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो ये लोग यहाँ से जाने लग गए थे, पर जैसे वो लोग जा रहे थे पीछे से वो बीस्ट वापस से होश में आता है और सीधा जेंग को पकड़कर उसके पेट को ही फाड़ते हुए अंदर हाथ घुसेड़ चुका था। उसने बड़ी बुरी तरीके से जेंग की हालत खराब कर दी थी। ये देखकर जूनर बिल्कुल घबरा जाती कि नहीं फादर, आपको कुछ नहीं हो सकता, आप नहीं मर सकते। शिमू के गुस्से का ठिकाना नहीं था, वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता है और थंडर अटैक का यूज करते हुए सीधा का सीधा उस बीस्ट का गला ही उड़ा देता है। अब जाकर फाइनली वो बीस्ट मरा था, लेकिन तब तक की बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी क्योंकि उसने जेंग के ऊपर ऐसा अटैक किया कि जेंग अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो मरने वाला होता है। बीस्ट के पास से शिमू को एक टोकन भी मिलता है, उसको समझ में नहीं आता कि किस चीज का टोकन है, लेकिन वो उसको अपने पास रख चुका था। जेंग समझ चुका था कि वो यहाँ पर अब और बचने वाला नहीं है, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। तो वो अपनी बेटी से कहता है कि मेरी बच्ची फिक्र मत करना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। वो शिमू से कहना चाहता है कि शिमू, मेरी जो बेटी है ना इसको कुछ होने मत देना, मैंने इसका रिश्ता तो
लगा दिया है वो फैमिली के अंदर, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं मर जाऊं और मेरी बेटी अकेले वो फैमिली में रहेगी ना, तो वो लोग इसको टॉर्चर कर सकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखना, उसको कुछ तकलीफ होने मत देना। शिमो कहता है कि वो फैमिली के लोग अच्छे हैं, वो लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे, मैंने देखा है उन लोगों को, वो बुरे नहीं है। लेकिन तब भी वो ज़ेंग कहना लग जाता है कि नहीं, किसी के ऊपर मैं भरोसा नहीं कर सकता। वो अपने पास से अपनी फैमिली का एक खास ट्रेजर निकालता है। वो कहता है कि ये मेरी फैमिली का सबसे कीमती ट्रेजर है, मैं ये तुम्हें दे रहा हूँ इस चीज के बदले कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे, उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने दोगे। मुझे बस ये तुमसे वादा करना, क्या तुम मेरा वादा पूरा करोगे? शिमो बिल्कुल सोच में पड़ चुका था, क्योंकि जब उसके ऊपर बीस्ट अटैक कर रहा था तो उसकी जान जा सकती थी, लेकिन बीच में ज़ेंग नहीं आकर उसको बचाया था। तो यहाँ पर उसके ऊपर ज़ेंग का ये एहसान था, इसलिए वो कह देता है कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ आपसे कि जूनर को कुछ नहीं होगा, मैं उसके ऊपर कोई भी आंच आने नहीं दूंगा। तो ये सुनते सुनते ही वो जो ज़ेंग था वो खुशी खुशी वहाँ पर अपनी जान गंवा चुका था। ज़ेंग यहाँ पर मर गया, इसलिए शिमो और जूनर जो थे वो यहाँ पर उसको दफन कर देते हैं। जूनर बिल्कुल उदास थी, वो वहाँ पर रो रही थी, लेकिन शिमो से कहने लग जाता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारे फादर से वादा किया है ना, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। कभी भी किसी भी चीज की तुम्हें जरूरत लगती है ना, मुझे बताना, मैं तुरंत वो तुम्हारे लिए कर दूंगा। कोई तुम्हें तकलीफ दे उसके बारे में बताना, मैं उन सभी को सबक सिखाऊंगा। अभी तो तुम्हारे पास कोई दूसरी जगह है भी नहीं रहने के लिए, तो तुम्हें मजबूरी में आकर वो फैमिली में ही जाना होगा। तो जूनर कहना चाहते कि हाँ तुम सही कह रहे हो, क्योंकि मेरा वहाँ पर पहले से ही एंगेजमेंट हो चुका है, तो उसके अलावा मैं कहीं पर भी नहीं जा सकती। अगर तुम मुझे वहाँ तक के छोड़ देते हो तो अच्छा होगा। ये सुनकर शिमो जो था वो तुरंत ही जूनर को लेता है और उसको लेकर फेंगशान सिटी के अंदर आता है, ताकि उसको वो फैमिली के पास छोड़ सके। वो जैसे यहाँ पर आता है, वो फैमिली का हेड था, वो जूनर को देखकर काफी खुश हो चुका था। इसका नाम था वूटोंग। वो कहने लग जाते कि जूनर कितनी बड़ी हो गई हो, कितने सालों बाद मैंने तुम्हें देखा है, वैसे तुम्हारे फादर कहाँ गए? तो जूनर सारी बात बताती है कि वो यहाँ तक आए तो थे, लेकिन कुछ हादसे की वजह से रास्ते में ही उनकी जान चली गई। तो ये सुनकर वूटोंग कहने लग जाता है कि किस्मत बिना कैसा खेल खेलती है, कब कोई हमारे साथ होता है, कब कहाँ चला जाता है पता भी नहीं चलता। वैसे तुम कौन हो? वो शिमो से सवाल कर रहा था। वो कहता है कि तुम तो किसी रॉयल फैमिली से लगते हो, क्या तुम इसी फेंगशान सिटी के अंदर ही रहते हो क्या? तो शिमो उसको बता देता है कि हाँ मैं जिन फैमिली से आता हूँ। तो वूटोंग कहता है कि अच्छा जिन फैमिली से आते हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिन फैमिली के लोग बहुत अच्छे होते हैं, और तुमने यहाँ पर जूनर को बचाया है, तो इसका एहसान मैं तुम्हारा किसी न किसी दिन जरूर चुकाऊंगा। आज कोई तैयारी करके नहीं रखी कि मैं तुम्हें किस तरह से सम्मानित करूं, लेकिन एक ना एक दिन तुम्हारे लिए मैं जरूर कुछ ना कुछ खास करूंगा। तो शिमो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस जूनर का अच्छे से ख्याल रख लेना, यही बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मुझे इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो अब मैं चलता हूँ। वो जूनर से भी कहता है कि जूनर मैं जा रहा हूँ, मेरी बात का ख्याल रखना, कि कभी भी कुछ ऐसा लगे तो तुरंत आकर मुझे बता देना। तो इतना कहने के बाद शिमो तो वहां से जा चुका था, लेकिन उसके जाने के बाद हम देख पाते कि वूटोंग जो है उसका मुंह उतरा हुआ, वो बड़ा गुस्से में है जूनर को यहाँ देखकर। मतलब साफ था कि कुछ ना कुछ अंदर से प्लान बना रहा है। उसको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई जूनर को देखकर। जैसा जूनर के फादर ज़ेंग ने कहा था कि अगर वो मर जाते हैं तो जूनर वो फैमिली में खुश नहीं रह पाएगी। ये चीज यहाँ पर सही होते हुए नजर भी आ रही थी। न जाने आगे जूनर का क्या होगा। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर ड्रैगन गैंग के कुछ बंदे थे, वो कुछ गाँव में जो दुकान वगैरह लगाते हैं उनके पास आए हुए थे हफ्ता वसूली करने के लिए। लेकिन वो दुकान वाले कहने लग जाते कि हमने तो पहले ही आपको बहुत सारी चीजें दे कर रखी है, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, हम क्या देंगे आपको। एक दुकान वाले को तो उसने वहां पर घेर कर ही रखा हुआ था। वो दुकान वाले से कहता है कि देख तू मुझे हफ्ता वसूली नहीं दे सकता ना, ठीक है मेरे पास तेरे लिए कुछ खास चीज है, देख बढ़िया सा खाना बनाया, जरा इसको टेस्ट तो कर कैसा है। वो दुकान वाला खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में वो जो गैंग का लीडर होता है वो उसको खिला देता है। और उसके बाद वो उसे कहता है कि तुझे पता है ये खाना किस चीज का है? बगल में ही वहां पर वो दुकान है। वो दुकान वाला भी ऐसा ही कह रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा मुझे देने के लिए, तो मैंने उसको काटा और उसी का खाना बना दिया जो तुझे खिला रहा हूँ। अब तू भी मुझे पैसा नहीं देगा तो मैं तेरा भी खाना बनाकर अगली दुकान वाले को खिला दूंगा। ये सुनकर वो बेचारा दुकान वाला बिल्कुल पागल हो गया था कि नहीं ये नहीं हो सकता। ये लोग यहाँ पर अपना आतंक मचा के रखे थे कि तभी वहां पर फेंगक्वान नाम का एक बंदा आ जाता है। ये था फॉक्स गैंग से। अभी जो बंदे को हम लोगों ने देखा वो थे ड्रैगन गैंग से, और सामने जो आया था वो फॉक्स गैंग से था। ये दो गैंग वाले इस पूरी की पूरी सिटी में गुंडागर्दी करने का काम करते हैं, लोगों को परेशान करना इनकी आदत है। तो जब यहाँ बनाकर हफ्ता वसूली ये ड्रैगन गैंग के बंदे कर रहे थे, तो वो जो फेंगक्वान था वो ड्रैगन गैंग के लीडर से कहने लग जाता है कि तुझे पता है ना ये इलाका मेरा है और यहाँ पर जो हफ्ता वसूली होती है वो मैं करता हूँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। फेंगक्वान सीधा उस ड्रैगन गैंग के लीडर के साथ फाइट करने लग गया था। इन दोनों के बीच में एक कमाल का बैटल शुरू हो जाता है। वो दोनों अपनी पावर का यूज करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पर फेंगक्वान जो होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। वो बहुत मारता है उस ड्रैगन गैंग के लीडर को, लेकिन तब वो जो ड्रैगन गैंग का लीडर था वो अपनी पावर को यूज करता और उसके बाद वो एक के बाद एक करते हुए अटैक की बारिश कर चुका था फेंगक्वान के ऊपर, जिस वजह से
लग रहा था कि फेंगक्वान यहाँ पर हार जाएगा, लेकिन जैसा वो उसको मारने वाला था कि तभी वहाँ पर एक दूसरा बंदा आ जाता है जो कि मास्क लगा कर आया हुआ था और ये यहाँ पर आया था एकदम खतरनाक एंट्री मारते हुए। ये होता है फेंगक्वान का साथी और आया हुआ था उसी फेंगक्वान को बचाने के लिए। ये वो वाला मास्कमैन नहीं था जिसने शिमो के परिवार वालों को मारा था, ये दूसरा कोई होता है और आते साथ ही वो ड्रैगन गैंग का जो बंदा था उनके साथ फाइट करने लग जाता है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था जिसकी पावर का हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। मास्क वाला बंदा आसानी के साथ सभी ड्रैगन गैंग के बंदों को बिल्कुल धूल मिट्टी की तरह उड़ा उड़ा कर फेंके जा रहा था। कोई भी बंदा उसके सामने टिक ही नहीं पाता। यहाँ तक कि ड्रैगन गैंग का लीडर उसकी भी फटकर हाथ में आ चुकी थी। वो अपने साथियों से कहता है कि जाओ उसको चांद से मार डालो, लेकिन कोई भी उस मास्क वाले बंदे का बाल तक बाका नहीं कर पाता। उसके बाद तो मास्क वाले बंदे ने ड्रैगन गैंग की मार मार कर बुरी हालत कर दी थी। यहाँ तक कि वो लीडर का भी मुंह सब फोड़ देता है, जिस वजह से ड्रैगन गैंग का बंदा अधमरा हो चुका था। मामला खत्म हो जाता है तो उसके बाद हम फेंगक्वान को देखते हैं जो उस मास्क वाले बंदे से कहने लग गया था कि भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, जब भी मुझ पर मुसीबत आती है ना तो मुझे आकर बचा लेते हो, ये लो मुझे बचाने का इनाम। वो उसको वहाँ पर कई सारे सोने के सिक्के देता है। फेंगक्वान कहना चाहता है कि तुम हमारे गैंग में क्यों नहीं शामिल हो जाते, मैं तुम्हें बहुत अच्छी पोजीशन दूंगा। लेकिन वो मास्क वाला बंदा कहता है कि नहीं, मुझे किसी गैंग में शामिल नहीं होना। आपको पता है ना कि मैं एक कल्टीवेटर हूँ और यहाँ पर जितना भी आपका साथ देता हूँ सिर्फ इन पैसों के लिए, ताकि इन पैसों से हर्ब्स खरीद सकूं, उसके बाद मैं अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सकूं। मुझे किसी गैंग का साथ नहीं देना, मैं सिर्फ बदमाशों को मारता हूँ। वैसे भी आपका जो ये फॉक्स गैंग है ना वो अच्छा है, जबकि ये ड्रैगन गैंग के बंदे बहुत ज्यादा निर्दय लोग हैं, वो आम लोगों को बहुत टॉर्चर करते हैं, इसलिए मैं आपका साथ देता हूँ। तो फेंगक्वान कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम मेरा साथ नहीं देना चाहते हो गैंग में शामिल होकर तो तुम्हें कुछ भी चाहिए होगा मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हर चीज में हेल्प करने को तैयार हूँ। तो मास्क वाला बंदा उसको एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें इस बंदे के बारे में पता चला, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस बंदे की मुझे जानकारी चाहिए। और ये जो होता है बंदा वो वही मास्क वाला था जिसने शिमो के दोस्त के परिवार को जान से मारा था। तो फेंगक्वान कहने लग जाते कि देखो पता तो लगा रहा हूँ, लेकिन अभी तक ये इस बंदे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता चला, जैसे कुछ पता चलेगा मैं तुरंत में इसके बारे में बताऊंगा। तो शिमो अपने पास से एक दूसरा स्क्रोल बाहर निकालता है जिसमें एक बहुत ही पावरफुल स्वॉर्ड बनाने का तरीका लिखा हुआ था। मास्क वाला बंदा उस फेंगक्वान से कहने लग जाता कि क्या तुम मेरे लिए ये स्वॉर्ड बना दोगे, मेरे पास अभी उतने पैसे तो नहीं है, लेकिन आगे जितनी भी हेल्प तुम्हारी करनी होगी ना मैं बिना पैसे के ही कर दूंगा, बस तुम मेरे लिए ये स्वॉर्ड बना दो। तो फेंगक्वान कहने लग जाता कि देखो ये स्वॉर्ड बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कीमती लग रही है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए ये स्वॉर्ड बना दूंगा, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दो क्योंकि इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मास्क वाला बंदा कहता है कि ठीक है, तुम्हें जितना टाइम लेना है तुम उतना टाइम ले सकते हो, बस मुझे ये स्वॉर्ड चाहिए और वो जो मास्क वाला बंदा है इसकी जानकारी मुझे निकाल कर दे देना, इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो इस पर फेंगक्वान मान चुका था और इसके बाद वो मास्क वाला बंदा वहां से चला जाता है। तब हमें पता चलता है कि ये मास्क वाला बंदा कोई और नहीं बल्कि शिमो ही था। शिमो अपना मास्क लगाकर इस फेंगक्वान की मदद करता है ताकि कुछ यहाँ पर आकर पैसे कमा सके, जिसकी मदद से वो अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज कर पाएगा। साथ ही साथ इस फेंगक्वान के जरिए ही वो उस मास्क वाले अपराधी का पता लगाना चाहता है ताकि वो उसको मार सके। इसीलिए शिमो मास्क बदल कर उस फेंगक्वान की मदद करता है ताकि कोई पहचान न ले उसको कि वही शिमो है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिमो जो होता है वो अपने मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर होता है। ये एक अकेडमी है जहाँ पर डिसेबल वगैरह को ना मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जाती है और यहीं पर से जितना भी शिमो ने कुछ सीखा है वो यहाँ से ही सीखा है। यहाँ पर आज शिमो को उसका जो 13 स्लैश अटैक है उसको अच्छे से सभी को परफॉर्म करके दिखाना था कि उसका 13 स्लैश अटैक अब पहले से ज्यादा कमाल का हुआ या वो नहीं हुआ। तो शिमो अपनी पावर का यूज करते हुए अपने 13 स्लैश अटैक को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर उसके जितने भी स्लैश अटैक थे वो पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे, जिसकी मदद से शिमो अब एक अच्छे कल्टीवेटर की भी एक बार के अंदर वाट लगा सकता है। तो जैसे यहाँ पर उसका ये परफॉर्मेंस देखते हैं बाकी लोग, वो सभी उसकी खूब तारीफ कर दे कि वाह शिमो तुमने कमाल कर दिया, हमें तुमसे यही उम्मीद थी, तुम तो बिल्कुल लाजवाब हो यार। तुम ना जब आप किसी के सामने अपनी स्वॉर्ड चलाओगे ना तो सामने वाले बंदे का क्या हाल होगा समझ ही नहीं सकते। यहाँ तक कि वान त्यानहाओ नाम का एक बंदा है जो कि हमारी सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर है, वो भी तुम्हारे सामने झुककर तुम्हें ग्रीट करेगा। अगर तुम ऐसे ही मेहनत करते जाओगे तो उम्मीद है कि वो दिन जल्दी आएगा जब तुम त्यानहाओ को भी आसानी के साथ हरा दोगे। लेकिन दूसरा एक बंदा कहने लग जाता है कि क्या तुम लोग बेवकूफ हो, तुम्हें पता है ना कि वांग त्यानहाओ जो है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है, उसकी ब्लड लाइन जो है वो ऐसी है कि उसका कोई मुकाबला ही नहीं। और तुम सोच रहे हो कि शिमो फ्यूचर में चलकर उस वांग त्यानहाओ को हरा देगा, ऐसे ही नहीं, वो इस सिटी का नंबर 1 कल्टीवेटर बन गया है, लोग उसका नाम सुनकर भी डरते हैं। सबसे मेन होता है इंसान के अंदर उसके ब्लड लाइन की पावर की, उसकी ब्लड लाइन की पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, तभी जाकर डिसाइड होता है कि एक कल्टीवेटर आगे चलकर कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा और कितना कमजोर रहेगा। तो बाकी लोग कहने लग जाते हैं कि अबे जा रहे ज्ञान बनकर, हमने पहले से ही फैसला कर लिया है और तू देख भी लेना कि फ्यूचर में शिमो जो है
उस वान तियानहो का क्या बुरा हाल करेगा। शिमू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसका मुकाबले का कोई भी नहीं है, क्योंकि वैसे भी वान तियानहो अभी ढंग से अपनी ब्लड लाइन की पावर का उतनी अच्छी तरह से यूज भी नहीं कर सकता। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, ब्लड लाइन की पावर उतना खास असर भी नहीं करती है जब इंसान के पास उसकी खुद की कल्टीवेशन हो और मेहनत वो करे तो। लेकिन यहाँ पर बातों बातों में बहस होने लग गई थी कि मैं यहाँ पर वान तियानहो को सपोर्ट करता हूँ तो कुछ लोग यहाँ पर शिमू को सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन तब वहाँ पर मास्टर आते हैं और वो कहने लग जाते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर, कौन झगड़ा कर रहा है बिना मतलब के। मना किया है ना कि मेरी एकेडमी के अंदर कोई भी झगड़ा नहीं करेगा। अगर तुम लोगों को साबित ही करना है कि तुम लोग स्ट्रांग हो तो आने वाला जो फैमिली कंपटीशन है, जो कि इस सिटी के अंदर जितनी भी फैमिली मौजूद है उन सभी के बीच होगा, उसमें फर्स्ट रैंक हासिल करके दिखाओ। अगर तुम लोग फर्स्ट रैंक हासिल कर सकते हो तभी माना जाएगा कि तुम लोग स्ट्रांग हो, और तुम्हारी सारी की सारी बातों को बाकियों को मानना पड़ेगा। प्रैक्टिस तो करोगे नहीं, बड़े आए खाली झगड़ा करने वाले। इसके बाद मास्टर जो था शिमू को अपने पास बुलाता है और शिमू से कहने लग जाता है कि शिमू जरा मुझे बताओगे कि तुम्हारा जो बॉडी टेम्परिंग लेवल है ना वो भी कौन से पे पहुंचा, क्या तुम अभी भी बॉडी टेम्परिंग के 11th लेवल पर ही हो या तुमने अपना वो रैंक ब्रेक थ्रू कर लिया। तो शिमू कहना चाहता है कि मास्टर मैं अभी तक के बॉडी टेम्परिंग के 11th लेवल पर ही हूँ, मैंने काफी टाइम से अपना ब्रेक थ्रू नहीं किया है। क्योंकि शिमू को पता था कि जब भी वो ट्राई करता है ब्रेक थ्रू करने का तो उसके अंदर जो पॉइजन है जो कि उसके फादर से उसको मिला है वो अपना असर दिखा देता है और शिमू बेहोश होने लग जाता है, उसकी हालत खराब होने लग जाती है। इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा ब्रेक थ्रू करने से भी डर लगता है। मास्टर कहना चाहते कि शिमू बेटा अगर ऐसा रहेगा तो कैसे चलेगा, तुम ब्रेक थ्रू नहीं करोगे तो तुम्हारा नाम कैसे फेमस होगा। तुम चाहते हो ना कि लोग तुम्हारे बारे में जाने, तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनो आगे चलकर, तो इसके लिए तुम्हें ब्रेक थ्रू करनी है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदे हो और तुम्हारे जैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को ना मैंने कभी नहीं देखा, तुम बहुत आगे जाओगे, लेकिन तुम क्यों डर रहे हो ब्रेक थ्रू करने से। तो शिमू उनको सारी बात बता देता है। ये सुनकर मास्टर कहने जाते कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास घरेलू बहुत सारे नुस्खे हैं, अगर हम उसका यूज करते हैं ना तो तुम आसानी के साथ अपना इस पॉइजन के असर को खत्म कर दोगे और उसके बाद तुम ब्रेक थ्रू भी करोगे ना तो तुम्हारे पर कोई असर नहीं होगा। अब ये नुस्खे मेरी दादी नानी वगैरह मुझे सिखाया करती थी, मैं वो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तो वो एक पेपर निकालता है जिसके अंदर बहुत सारी रेसिपी वगैरह लिखी हुई थी। तो रेसिपी के अंदर जितने भी सामान वगैरह थे वो सभी शिमू को लाने हैं और उनकी मदद से अगर सभी को मिक्स करके शिमू नहाएगा, जिसके बाथटब के अंदर बहुत सारे हर्ब्स हो गए, उसको डालकर अंदर अगर शिमू नहा ले तो उसके अंदर की जितनी भी बीमारी है, पॉइजन वगैरह है ना, वो सब निकल जाएंगे और शिमू खुद में अच्छा महसूस करेगा। इस तरह से नहाना उसको दिन में 3 बार था और कुछ दिनों के लिए करना था। इसके बाद शिमू ठीक हो सकता है। तो शिमू ये देखकर मास्टर से कहना चाहता है कि मास्टर जरा इसकी रेसिपी देख रहे हो, ये कितने ज्यादा हर्ब्स लगेंगे इसको लाने के लिए, ये तो बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, उतने हर्ब्स भी नहीं है, मैं दिन में 3 बार ऐसे कैसे नहा पाऊंगा। तभी वो जो पॉइजन था वो वापस से उसके ऊपर असर दिखाना शुरू कर चुका था, उसकी हालत पूरी तरह से खराब होने लग जाती है। मास्टर भी घबरा जाते हैं कि शिमू तुम ठीक तो हो ना, तुम एक बार ट्राई करो इससे नहाने का, हो सकता है कि कुछ ना कुछ फायदा निकल कर आ जाए और तुम अपने आप को अच्छा महसूस करो। इसके बाद शिमू जो था वो अकेले में आकर बैठ जाता है। अब वो उन्हीं हर्ब्स को देख रहा था। वो कहने लग जाता है कि यार मैं तो उससे कंगाल हो जाऊंगा, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे, जितने सारे हर्ब्स लाऊं मैं, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन तभी वहां पर युवान आ जाती है जो कि उसकी सौतेली माँ की छोटी बेटी है। वो अब थोड़ी बड़ी हो चुकी थी, वो आई थी शिमू से मिलने के लिए। वो उससे कहने लग जाती कि शिमू क्या तुम फिर से पैसे को लेकर परेशान हो, तुम मुझे क्यों नहीं बताते हो, एक तो तुम जल्दी महल के अंदर आते नहीं हो, ट्रेनिंग स्कूल में ही रहते हो, कहीं भी रातें गुजार लेते हो और कभी जरूरत पड़ती तो हमसे 1 रुपया तक नहीं मांगते हो। ऐसा कैसे चलेगा, तुम कैसे अपनी परेशानियों को हैंडल करोगे। वो अपने पास से पैसे की पोटली बाहर निकालती है और शिमू को देते हुए कहती कि इसके अंदर थोड़े से पैसे हैं, ये लो और इसकी मदद से जो भी हर्ब्स वगैरह चाहिए सबसे पहले उनको खरीदना। तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता है हमसे कुछ मदद मांगने के लिए, क्या तुम हमें अपना नहीं समझते हो। लेकिन शिमू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम लोग बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें सच में अपनी छोटी बहन मानता हूँ, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम लोगों से मैं हेल्प लूं, क्योंकि मैं अपने खर्चे उठा सकता हूँ। देखो तुमने जो ये मुझे पैसे दिए हैं ना, मैं इसको एक उधार की तरह ले रहा हूँ, मैं बाद में कभी ना कभी तुम्हें जरूर चुका दूंगा, क्योंकि मुझे एहसान लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो युवान कहना चाहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बचपन में आप जब मुझे आइसक्रीम ला के दिया करते थे, चॉकलेट ला के दिया करते थे, तो मैं आपसे ऐसा कहती थी क्या कि ये एहसान रहेगा, बाद में कभी चुकाऊंगी, तो आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं। यह कहकर आपने मेरा दिल दुखा दिया, बचपन में आपने मेरा इतना ज्यादा ख्याल रखा, तो क्या आपके लिए मैं इतना सा नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे अपनी बहन मानते ही नहीं हो। तो ये सुनकर शिमू कहना चाहता है कि बस बस तुम कितना ड्रामा करोगे, देखो मुझे तुम रुला कर ही रहोगी। तभी शिमू जो था उसके ऊपर वो पॉइजन का असर वापस से हिट करने लगता है और इस बार तो पहले से बहुत बहुत ज्यादा हुआ था, जो कि शिमू हैंडल ही नहीं कर पाता। उसके ऊपर बेहोशी छाने लग गई थी और वो वहां पर बिल्कुल बेहोश होकर जमीन पे गिर जाता है। ये देखकर युवान बिल्कुल घबरा जाते कि शिमू तुम ठीक हो ना, तुम्हें क्या हुआ। शिमू बिल्कुल बेहोश हो चुका था और जब वो बेहोश हुआ था तो उसको कुछ अलग ही विजन वगैरह नजर आता है। वो देख पाता है कि एक अजीब सा वर्ल्ड है जहाँ पर माउंटेन वगैरह मौजूद है और वहाँ पर एक मंकी की स्पिरिट है। उस मंकी की स्पिरिट के अंदर से बहुत अजीब सा ऑरा बाहर निकल रहा है। वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है कि जैसा ऑरा शिमू ने इससे पहले कभी किसी का देखा ही ना हो। वो मंकी जो था
उसकी पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और वो आराम से पूरा माउंटेन वगैरह को क्रॉस करते हुए अपनी कल्टीवेशन को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा था। हरकत तो जो यहाँ पर मंकी कर रहा होता है, शिमू को लग रहा था कि मंकी के अंदर उसकी सोल मौजूद है और सारे काम वो खुद कर रहा है, उसका शरीर उसके कंट्रोल में नहीं है और ये मंकी ही उसके शरीर को चला रहा है। तो इस चीज को महसूस करके शिमू बिल्कुल हैरान रह चुका था कि असल में ये हो क्या रहा है। मैं तो इस मंकी को जानता भी ना, इससे मेरा कोई रिश्ता है, तो इसका मुझे दिखाई देने का असल में मतलब क्या हुआ। लेकिन जो भी हो, इसको मैं महसूस करके ना अपने अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी का ऐसा ऑरा मैं महसूस कर पा रहा हूँ जिसका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। ऐसा मैं स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ जैसा कि मैंने इससे पहले कभी महसूस ना किया हो। मेरे मेरिडियन वगैरह स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर अपना ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। जिसके बाद शिमू जो था उसको होश आ चुका था। जैसे उसको होश आया था युवान, और वहां पर उसकी सौतेली माँ होती है जो कि उसको देखने के लिए आए हुए थे। वो कहने लग जाते कि शिमू अच्छी बात है कि तुम्हें कम से कम होश तो आया। उसकी सौतेली माँ उससे कहने लग जाती कि शिमू जो तुम्हें ये पॉइजन का असर अटैक कर रहा है ना तुम्हारे पर, क्या ये बहुत ज्यादा हो गया आजकल या कभी कभार होता है? तो शिमू कहता है कि नहीं, आजकल ये कुछ ज्यादा ही हो गया। और आज जो आया था ना वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं आया। जब ये आता था मैं खुद को हैंडल कर लेता था, लेकिन आज के दिन मैं बेहोश ही हो गया। मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से इतना ज्यादा असर दिखाना शुरू कर चुका है। तो उसकी माँ कहने लग जाती कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि जितना तुम आगे स्ट्रॉन्ग करोगे खुद को, ये पॉइजन भी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और तुम्हें मारने की कोशिश करेगा। यही काम वो कर भी रहा है। तो शिमू कहता है कि कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मेरे मास्टर ने मुझे बताया है कि मैं अगर वो मेडिसिन वाली बात ले लूं, उसमें नहा लूं, तो ये सब ठीक हो जाएगा, मुझे कुछ ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो उसकी सौतेली माँ कहने लग जाती कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसकी मदद से अपने आप को पूरी तरह से ठीक नहीं कर पाओगे। ये पॉइजन ऐसा निकलने वाली चीज नहीं है। इसको अगर खत्म करना है तो सिर्फ लगेगा वो ही स्पिरिट पिल जो कि तुम्हारे फादर भी लेना चाहते थे। जब तक तुम्हें अगर वो स्पिरिट पिल नहीं मिलती ना, तब तक तुम अपने आप को ठीक नहीं कर पाओगे। ऐसे ही तड़पते रहोगे और तुम्हारी जान चली जाएगी जैसे कि तुम्हारे फादर मरे थे। तो तुम्हें किसी भी हालत में उस स्पिरिट पिल को हासिल करना होगा, तुम्हें उसको जीतना होगा। क्योंकि जिन फैमिली के जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने कहा है कि आने वाला जो फैमिली कंपटीशन है, अगर तुम उसमें जिन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हो और यहाँ से पूरे कंपटीशन के अंदर फर्स्ट रैंकिंग हासिल करते हो ना, तो वो तुम्हें एज अ गिफ्ट वो स्पिरिट पिल देंगे। तो तुम्हें उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना होगा, खुद को साबित करना होगा, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए कंपटीशन को फर्स्ट रैंक से जीतना होगा। अगर तुम अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो तभी जाकर तुम्हें वो स्पिरिट पिल मिलेगी, वरना उसके अलावा तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जब से मैंने तुम्हें अपनाया है तब से जिन फैमिली वालों ने भी मुझे बेदखल कर दिया, वो मुझे अपना कुछ समझते ही नहीं है अब, कि दूसरे को पाल कर मैं उनकी फैमिली का नाम खराब कर रही हूँ। इसलिए मैं अपनी तरफ से भी कोई कोशिश करके तुम्हें वो पिल नहीं दिलवा सकती, तुम्हें उसको जीतना ही होगा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे फादर ने बिल्कुल गुलामों की तरह जिंदगी गुजारी इस जिन फैमिली के अंदर। वो इतनी ज्यादा मेहनत करते थे सिर्फ उस पिल को हासिल करने के लिए, लेकिन फिर भी उनकी किस्मत में ये पिल को हासिल करना नहीं लिखा था। तो उन्होंने मरने से पहले मुझसे वादा किया कि ये बीमारी जो तुम्हारे अंदर गई है, मैं किसी भी हालत में तुम्हें बचाऊं और तुम्हें हेल्प करूं उस पिल को हासिल करने के लिए। जो पिल तुम्हारे फादर नहीं हासिल कर पाए वो तुम्हारे लिए छोड़ गए, ताकि तुम उसको हासिल करके अपनी जिंदगी को जी सको। इसलिए तुम्हें ये करना होगा। शिमू बिल्कुल कंफ्यूज हो चुका था कि वो आखिर अब क्या करे। दूसरी तरफ हम उस ड्रैगन गैंग के बंदों को देखते हैं। वो लोग यहाँ पर आपस में बातें कर रहे थे कि वो मास्क वाला बंदा ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। जब भी वो आता है हमारी बैंड बजाकर चला जाता है। आज तो बड़ी मुश्किल से हमारी जान बची, वरना तो आज हम मर ही गए होते। लेकिन ड्रैगन गैंग में वहां पर एक दूसरा बंदा भी होता है जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। वो कहने लग जाता है कि आखिर वो मास्क वाला इंसान है कौन? तुम्हारी बातों से तो मेरा उसके अंदर इंटरेस्ट आ गया है, मैं अब उससे मिलना चाहता हूँ। मैं भी तो देखूं कि कौन आ गया मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। लेकिन ये बंदा था कौन, ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। और आखिर क्यों मिलना चाहता है वो मास्क वाले इंसान यानी कि शिमू से, वो तो हमें आगे ही पता चलेगा। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको सीरीज अच्छी लग रही है तो आप बता देना, हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप कमेंट में नेक्स्ट एपिसोड लिख सकते हैं। जिस सीन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।